हेलो बच्चों, क्लास 12 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एग्ज़ाम काफ़ी लेट होने वाला है, इसलिए एक बार और रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो रिवीजन करना है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सीधा बात करते हैं, कोई बकवास नहीं। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आवश्यक है, उसकी बात होगी केवल। ठीक है, कूलाम का नियम। आवेश आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पता है, गुण पता है उसके। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हम एक कांस्टेंट लगा देंगे स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। k क्या है? तो k स्थिर वैद्युत नियतांक है। k हमारा क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक है। ठीक है, स्मॉल k है। यदि जो भी आपने यहां मात्रक लेना है, जैसे f का मात्रक हम न्यूटन ले लें, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर ले लें। यदि मात्रक SI हो, और यह भी ध्यान रखना है दोनों आवेश या तो निर्वात में हो या तो वायु में हो। माध्यम आपको कैसा लेना है? निर्वात या तो वायु। तब जो k की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका अंकिक मान 9 × 10⁹ और जो मात्रक होगा k का वो होगा न्यूटन × मीटर का वर्ग बटे कूलाम का वर्ग। यहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युत शीलता कहते हैं। ठीक है, इसका जो मान होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब ये तो आपका कूलाम का नियम हो गया। कूलाम के नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का परिमाण है। याद रखना है, कूलाम बल का परिमाण है, ये सदिश नहीं है। इसको सदिश में अलग से व्यक्त करना पड़ेगा, तो ये केवल परिमाण है। ये जो फॉर्मूला है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण बताएगा, मैग्नीट्यूड। चलिए यहां तक तो आपका रिवीजन हो गया। इसके आगे क्या? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं जल्दी से, जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर मान लो दो आवेश वायु में स्थित हैं तो उसका फॉर्मूला लिखना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब लिखा जाएगा? जब दो आवेश या तो वायु में हो या तो निर्वात में हो। इसी प्रकार यदि दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में हो तब उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन है। ध्यान से लिखना है, ये वायु के लिए या निर्वात के लिए, ये माध्यम के लिए। दोनों का अनुपात बनाएंगे F वायु बटे F माध्यम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो F वायु बटे F माध्यम इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R कहलाता है, इसे हम कैपिटल K भी कहेंगे। जहां एप्सिलॉन R को सापेक्ष वैद्युत शीलता कहते हैं और K को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये परावैद्युतांक आगे भी आपको पढ़ना है और आपको पता भी होगा ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है एप्सिलॉन नॉट
का आंकिक मान 8.85 गुणे 10 के घात -12, और अगर इसका मात्रक लिखना हो तो मात्रक हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर का स्क्वायर, ये आंकिक मान और मात्रक हो गया। अगर इसका बीमीय सूत्र निकालना है तो आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। बीमा के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ये वायु में स्थित हैं या निर्वात में स्थित हैं, और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो 10 न्यूटन है। मोम में रखने पर याद रखना है, बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं करना है, उसको मोम में रखना है। यानी दोनों आवेश Q1 और Q2 अब कहाँ रखे गए हैं, मोम में रखे गए हैं। तो मोम का परावैद्युतांक K बराबर 2 होता है। अब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा F मोम में, वो हम इसके पहले जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो F मोम लिख सकते हैं, F मोम क्या था फॉर्मूला, याद होगा आपको, F वायु बटे F माध्यम इक्वल टू K। तो 10 बटे F माध्यम, और ये 2 तिरे गुणा करेंगे तो माध्यम हमारा मोम है तो हम मोम लिख देते हैं यहाँ पर। इसका तिरे गुणा करेंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा। तो मोम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 5 न्यूटन। यानी माध्यम चेंज करने से ये हमें पता चल गया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका रिवीजन हो चुका है। कुछ विशेष बातों की बात करते हैं। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। याद रखना है, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है। दूसरा, जो कूलाम का जो नियम होता है वो 10 के घात -14 मीटर से अधिक दूरी पर लगता है। दूरी के लिए सत्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। 10⁻⁻14 मीटर से अधिक दूरी पर लगता है। तो मैंने आपको सिलेबस में पूरा डिटेल में इस चीज़ के बारे में पढ़ा रखा था, ठीक है। तो एक बार रिवीजन इस चीज़ का हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, ये बिंदु आवेश Q2 और ये Q1 है। अब इनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, इन आवेशों के अनुदिश जो रेखा जा रही है उसके बाहर हो सकती है या तो अंदर हो सकती है। अगर ये सजातीय आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाला बल आप ऐसे दर्शा सकेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ F1 F2। अगर ये सजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं, मैंने विजातीय आवेश लिया तो जो रेखा है इसी रेखा पर अंदर की ओर दर्शाएंगे, ऐसे F1 F2, ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला विशेष क्या कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा क्या है, 10⁻⁻14 मीटर से अधिक दूरी पे ही लग पाएगा। तीसरा क्या है कि दो आवेशों को मिलाने वाली कूलामीय जो बल होता है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं यहाँ Q1 और Q2 आवेश हैं, इस पर बल F1 इधर लगा, इस पर बल F2 इधर लगा, ये पहला, ये दूसरा। यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, एक बल इधर लग गया, एक बल इधर लग गया, इसको मान लेते हैं F2 और ये है आपका F1। तीसरा पॉइंट, यहाँ एक बिंदु आवेश है Q1, यहाँ एक बिंदु आवेश है Q2, एक बल अंदर इधर लगा F1 और ये लगा F2। इसमें से सत्य कौन सा है,
तो ये वाला देखो, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये दोनों बल नहीं है, तो ये असत्य है। यहाँ भी ये रेखा ऐसी है, बल ऐसे चल गया है, ये भी असत्य है। और ये देखो, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल है, तो यानी ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु आवेशों के बीच कम से कम कितना बल कार्य करता है? कम से कम कितना बल कार्य करता है? तो इसके लिए Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लेना है। Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लेना है। R की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। कूलाम का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², इसमें रख देना है। ठीक है, इसका जो आंकिक मान है 9 × 10 के घात 9 है। Q1 और Q2 ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आएगा वही आंसर हो गया न्यूटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यह सिद्ध करना है कि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके लिए एक आंकिक मान लेते हैं। माना किसी वस्तु को 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या निकाला जा रहा है, दिया या निकाला जा रहा है। देखो, निकालने या उसको इलेक्ट्रॉन देने, दोनों ही कंडीशन में बॉडी चार्ज होगी, एक में धनावेश होगा, एक में ऋणावेश होगा। ये कोई वैल्यू नहीं है जैसे कहाँ से लिया गया, या आप मान सकते हैं 10⁻10, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लिया प्रति सेकेंड। यहाँ पे एक और चीज़ मानना है कि माना किसी वस्तु को प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वस्तु से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, ठीक है, या दिया जा रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। तो हमको ये पता लगाना है कि उस वस्तु को 1 कूलाम तक आवेशित करने में कुल कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले। तो 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा समय निकाल लो। तो 1 सेकेंड है, बहुत सिंपल सा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना समय लगेगा? 1/10⁹ सेकेंड लगेगा। यह भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि 1 कूलाम में कुल कितने आवेश होते हैं। 1 कूलाम में आवेश, तो 1 कूलाम में आवेश निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला Q बराबर NE, N बराबर Q/E। Q का मान 1 कूलाम रखना है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो वैल्यू आएगी 0.625 इंटू 10⁻+90 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी 1 कूलाम में 0.625 × 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ये पता लगाना है, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन में इतना समय लगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन देने में कितना समय लगेगा? तो 0.625 × 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन देने में लगा समय बहुत सिंपल सा है। 1 इलेक्ट्रॉन देने में इतना समय लगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में कितना समय लगेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इलेक्ट्रॉन देने में कितना लगेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना है। इतना इलेक्ट्रॉन देने में कितना समय लगेगा? तो कुल लगा समय हो जाएगा 0.1/10 के घात 9 × 0.625 इंटू 10⁻19 सेकेंड। जब इसको पूरा आप वर्ष में लेंगे तो लगभग 198 वर्ष होगा लगभग। तो इस वैल्यू से, इस मान से हम ये बता सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश
आवेश का बहुत विशाल मात्रक है। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन है कि कूलाम के नियम से न्यूटन का नियम का निगमन कैसे हो। इसके लिए हमें क्या करना है कि कूलाम का सदिश रूप याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कूलाम का सदिश रूप कैसे हम लोग डिराइव करें। सबसे पहले पॉइंट चार्ज Q1 होगा, बिंदु आवेश, यहाँ Q2 ले लेते हैं, बीच की दूरी R लेते हैं, सजातीय आवेश मानते हैं। तो बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर बना लो, इसको लिखेंगे F12। F12 का मतलब होता है पहले पर बल दूसरे के कारण, और F21 का मतलब होता है दूसरे पर बल पहले के कारण। ये सब आपको पता है, इसको हम लिखेंगे F21, है ना। अब देखो जो बल की दिशा होगी, इस पे पहले पे बल लग रहा है, दूसरे ने लगाया, तो जो बल की दिशा होगी तो इसके लिए बल की दिशा दूसरे से पहले की ओर, ये इसका यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एकांक सदिश, ये बल की दिशा है, जो बल की दिशा इधर की ओर है। अब देखो यहाँ पर भी इसकी जो बल की दिशा होगी, दूसरे पे बल लग रहा है पहले, मतलब ये दूसरा है और ये पहला है, तो उधर बल लगा रहा है, तो पहले ने दूसरे की तरफ बल लगा, ये इसका एकांक सदिश हो गया इधर की तरफ। ठीक है, अब आपको पता है कि कूलाम का जो नियम है उसका परिमाण वाला फॉर्मूला क्या है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये हमें पता है। 11वीं कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि एक सदिश राशि के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका परिमाण और गुणे एकांक सदिश। इसको कहते हैं परिमाण और इसको कहते हैं एकांक सदिश। ये दिशा बताता है, ये परिमाण है, तो ये परिमाण है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि वह पूरा का पूरा सदिश बन जाए, तो दिशा का। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके लिए अगर F12 लिखते हैं तो इसका एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ऐसे कैप लगा दो, है ना। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, वैसे तो लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर ही है, यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे पे बल पहले के कारण, सदिश रूप है ये, Q1 Q2 अपॉन R², R12 कैप लगा दिया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, इन दोनों का जो परिमाण है वो आपस में बराबर है। इस परिमाण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और R से प्रदर्शित किया गया, ये परिमाण है, बराबर है, पर दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत के लिए माइनस लगा दिया। अब करना क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। किसी एक समीकरण में हम बदलाव कर लेते हैं। कौन से समीकरण बदलाव करते हैं, पहले में, तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², R21 इसको हटाओ, माइनस और माइनस लगाओ R12 कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हेडिंग हटाते हैं, ऐसे दिख तो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R12 कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, F12 वेक्टर है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² और R12 कैप। ये जो वैल्यू है ये समीकरण 2 के बराबर है, तो F12 माइनस F21, और यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। कौन सा बल हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, नोट कर लो इसको।
अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2012 में ये आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो स्वतंत्र बिंदु आवेश +4q और +q दूरी r पर रखे हैं। एक तीसरे आवेश का मान, चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए जिससे संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो यहाँ एक बिंदु A है, इस पर +4q आवेश है और r दूरी पर एक बिंदु B है, +q आवेश है और यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ पे हम 3 स्थान बना सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ C ले सकते हैं, D बना लो, यहाँ E बना लो। ठीक है, अब एक आवेश मान लेते हैं जो रखा जाए और देखा जाए कहाँ संतुलन मिलेगा। एक Q आवेश है। Q आवेश की प्रकृति मान लीजिए प्लस है, तो अगर आपने Q आवेश को D पर रख दिया तो दोनों मिलकर इसको प्रतिकर्षित कर देंगे और यह Q आवेश इधर की ओर गतिमान हो जाएगा, संतुलन की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। उसी तरह +q आवेश को आपने अगर E पर रख दिया तो ये आवेश और ये आवेश दोनों इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और ये इधर की ओर गतिमान हो जाएगा, संतुलन की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा आपके कि अगर ये माइनस हुआ तो क्या होगा। देखते हैं, अगर ये माइनस हुआ, E पे रखा गया है, बस दिशा चेंज हो जाएगी, ये इधर की ओर गतिमान हो जाएगा। अगर D पर रख दिया जाए -q आवेश, तो +4 और +q ये दोनों मिलकर इसको अपनी ओर खींच लेंगे, तब भी संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आवेश कोई भी हो, किसी भी प्रकृति की हो, अगर यहाँ सजातीय आवेश है तो संतुलन की अवस्था दाईं ओर और बाईं ओर नहीं मिलेगी। तब संतुलन की अवस्था इनके बीच में ही संभव है कि बीच में कहीं किसी पॉइंट पर संतुलन की अवस्था मिले। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक आवेश को हम C पर रख लेते हैं। इसकी प्रकृति हमें नहीं पता है, ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है, वो हमें पता लगाना। देखिए, चिन्ह भी निकालना है। अब A से C के बीच की दूरी मान लिया x है, तब ये वाली दूरी r-x होगी। ठीक है, संतुलन में ये तब रहेगा जब इनके बीच में लगने वाला बल F1 और इनके बीच में लगने वाला बल F2 आपस में बराबर और विपरीत हो। इसका ये मतलब +4q आवेश, इसको +4q आवेश और q आवेश और इनके बीच में q आवेश +q आवेश के बीच में लगने वाली ये बल दोनों विपरीत होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, संतुलन के लिए F1 बराबर F2। F1 इनके बीच में लगने वाला बल है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q डिवाइड बाई x²। इनके बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r-x का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसल, q से q कैंसल हो गया है ना, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसल हो गया। फिर हमें क्या मिला, यहाँ बच गया 4/x² बराबर, यहाँ बच गया 1/r-x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/x का होल स्क्वायर और 1/r-x का 1 मिनट, ये पूरा ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2/x क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करो, 2r यहाँ हो जाएगा, -2x, तो 2r, ये 2x इधर कर लेते हैं तो 3x, x की वैल्यू निकालनी है
तो 2/3r इक्वल टू x। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि q आवेश को प्लस 4q आवेश से 2/3r दूरी पर रखने पर पूरा का पूरा निकाय संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि ये चिन्ह क्या हो गया, स्थिति तो निकल गया, और आवेश का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर निकाय संतुलन की अवस्था में है तो तब प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। देखिए क्या बोला गया है, +4q यहाँ पर है, यहाँ +q है और यहाँ एक q आवेश है, संतुलन में है। इसका ये मतलब हुआ इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। एक +4q भी बल लगा रहा है और एक q भी बल लगा रहा है। तो इस पर लगने वाला नेट बल 0 होना चाहिए। अगर ये नेट बल 0 नहीं होगा तब या तो ये लेफ्ट साइड या तो ये राइट साइड गति करेगा और संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में है, तो हमने माना है q आवेश रखने पर संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में होगा। तब इस पर नेट आवेश कितना होगा, 0। तो नेट आवेश 0, तो इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का दूरी x था, करेक्ट, r था, तो ये r² हो गया, प्लस इनके बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और बीच की जो दूरी है ये है r - x का होल स्क्वायर। ये दोनों बल किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। ये किसी एक आवेश, सब पर हो सकता है, इस पर भी आप निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर निकालने पर वो रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होगा क्योंकि कैपिटल Q दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखो, या तो इस पर नेट बल निकालो या तो इस पर नेट बल निकालो, आपका रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन r² इक्वल, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, पश्चांतर कर देंगे तो इधर माइनस होगा, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, स्मॉल q कैंसिल हो गया, 4 अपॉन r² इक्वल q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ रिजल्ट आया। इधर का तो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो x की वैल्यू आया था 2/3r, ठीक है, इसमें रखते हैं 4/r² बराबर q/r - 2/3r का होल स्क्वायर। तो 4/r² बराबर q, इसको हल कर लेते हैं तो 3r - 2r/3 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3r में से 2r कैंसिल करेंगे तो r² यहाँ बचेगा, r बचेगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ये दोनों कैंसिल। एक चीज़ मिस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 यानी 4/9 बराबर। एक चीज़ और भी यहाँ पे देखो छुटा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू, ये स्मॉल q की वैल्यू यहाँ मिस थी, स्मॉल q, तो ये हो गया आपका कैपिटल Q का मान। तो कैपिटल Q का जो चिन्ह है ऋणात्मक है और जो उसका परिमाण है 4q/9 होगा। एक छोटी सी बात इसी क्वेश्चन में, एक पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। यदि मान लो यहाँ पे कोई गेंद रखी है, संतुलन में है,
इस गेंद को थोड़ा सा धक्का दिया गया तो ये गेंद नीचे आ गया, यहाँ से धक्का दिया गया तो ये गेंद यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। फिर से ये गेंद अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो जो ये संतुलन था उसको हम अस्थायी संतुलन कहेंगे। यदि गेंद पहले से B पर रखा गया हो, पहले से ही B पर हो, अब गेंद को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़िए, यहाँ पर गेंद को लाओ, उसके बाद उसको छोड़ दो, तो गेंद क्या होगा, फिर से नीचे की ओर आएगा, इधर की ओर जाएगा, थोड़ा दोलन करेगा, फिर से वो अपनी ही अवस्था में वापस आएगा। तो इस प्रकार के संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। विस्थापित करके छोड़ देने पर यदि आवेश अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करे तब इस प्रकार के संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये बात पूछी नहीं गई है, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ दे तो समझाना तो पड़ेगा। हमारा जो आवेश था वो नेगेटिव था, ये तो हमको पता चल चुका है यहाँ से। यदि इस आवेश को थोड़ा इधर विस्थापित कर दें तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिससे यह आवेश प्लस Q के तरफ गतिमान हो जाएगा और कभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंचेगा। ठीक इसी तरीके से अगर इस तरफ हम इसको विस्थापित कर दें तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा और यह आवेश प्लस 4Q के तरफ गतिमान हो जाएगा और अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंचेगा। इसका ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन में जो ये आवेश था वो अस्थाई, तो वो संतुलन में तो है, पर किस प्रकार के संतुलन में है, अस्थाई संतुलन में है। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें वो पूछा जा सकता है।